नमस्कार बच्चों। आज 11वीं कक्षा का चैप्टर फर्स्ट संविधान क्यों और कैसे। इससे पहले हमने संविधान किसे कहते हैं और संविधान क्या कार्य करता है इसके बारे में बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया और कैसे बनाया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था। उस समय हमारे पास स्वयं का बनाया हुआ कोई भी संविधान नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने जब हमें आजादी दी तो उस समय ये बात कही गई कि जब तक भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया था, तो भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपना अलग अलग संविधान नहीं बना रहे थे, तब तक वहां पर 1935 का अधिनियम क्या रहेगा, लागू रहेगा। 1935 एक्ट 1935 जो अंग्रेज लेके आए थे जो अधिनियम, वो यहाँ पे लागू रहेगा। इसलिए एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना की गई। संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा के अंदर 389 कुल सदस्य थे। 389 सदस्यों में से 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे। जो ब्रिटिश भारत यानी अंग्रेजों का जिन प्रांतों में शासन था वहां से कितने सदस्य आने थे? भारतीय प्रांतों से, भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत कितने थे? 292 सदस्य कहां से आने थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से। जहां पर अंग्रेजों का जिन प्रांतों में शासन था वहां से 292 सदस्य, और जो जितनी भारतीय रियासतें थी, भारतीय रियासत यानी जो रजवाड़े थे, वो अपना प्रतिनिधि भेजेंगे वहां से। वो कितने थे? 93 सदस्य वहां से आएंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के प्रांतों से आएंगे। जहां पर चीफ कमिश्नरी सदस्य कितने होंगे? 4। तो ये टोटल हो गए 389। ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से 292 और इसके अलावा चीफ कमिश्नरी जो प्रांत थे वहां से 4 सदस्य और 93 सदस्य भारतीय रियासतों से। तो सबसे पहले कि इनका चुनाव कैसे होगा? इनका चुनाव की जो बात थी वो क्या थी? अप्रत्यक्ष। इनका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव नहीं होगा, बल्कि चुनाव की जो विधि रहेगी वो क्या रहेगी? अप्रत्यक्ष रहेगी। इनके चुनाव की विधि क्या रहेगी? अप्रत्यक्ष रहेगी। अब समस्या ये थी कि सदस्यों का जो चुनाव था वो जनसंख्या के आधार पे करना था। किसके आधार पे? जनसंख्या, यानी 10 लाख लोगों के पीछे एक सदस्य चुना जाता था। और इसी प्रकार पूरे राष्ट्र को डिवाइड किया गया, पूरे देश को डिवाइड किया गया और 10 लाख लोगों के पीछे एक सदस्य को चुना गया। तो ये थी चुनाव की विधि कि कैसे संविधान सभा का गठन करना है।
संविधान सभा के लिए जो चुनाव था वो हुआ था जुलाई 1946। 1946 में जुलाई के अंदर क्या था, संविधान सभा का गठन किया गया, इसके लिए चुनाव करवाए गए। इसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए गए और जो रियासतों द्वारा जो 93 सदस्य थे, 93 सदस्य कहां से आने थे, रियासत यानी जितनी भारतीय रियासतें थी वहां के प्रतिनिधि आने थे, तो वो थे मनोनीत सदस्य। वो क्या थे, मनोनीत सदस्य थे। इसमें संविधान सभा के अंदर विरोधी जो सदस्य थे वो नाम मात्र के थे। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान सभा के जितने विपक्षी दल कौन था, मुस्लिम लीग थी, क्योंकि कांग्रेस को बहुत अच्छा उसमें बहुमत मिला था। जो 200 सीटें थी उसमें से 199 सदस्य इसके जीते थे। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो जो 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी उसमें से सिर्फ 29 ही यहाँ पे रहे, बाकी कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए थे। तो विपक्षी बहुत ही कम थे। वकीलों की संख्या इसमें अच्छी खासी थी, इसीलिए भारतीय संविधान सभा में वकीलों की भारी संख्या थी। इसमें अध्यापक, डॉक्टर और कुछ अन्य पेशों से संबंधित लोग भी संविधान सभा में मौजूद थे। मंत्रिमंडल, उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले कि इसकी बैठक कब से शुरू होती है। संविधान सभा का जब निर्माण हो गया तो इसकी बैठक कब शुरू होती है और कैसे कैसे इसके अंदर पूरी कार्रवाई की जाती है। सबसे पहला जो है, प्रथम सभा या बैठक होती है ये 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, जिसके अंदर सबसे उम्रदराज व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है और वो जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो अस्थायी रूप से पंडित सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित सच्चिदानंद सिन्हा इनको अध्यक्ष बनाया जाता है 9 दिसंबर की बैठक में। इसके बाद दूसरी बैठक होती है, ये क्या होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। प्रथम सभा 9 दिसंबर को, दूसरी जो सभा बुलाई जाती है या बैठक बुलाई जाती है वो होती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 11 दिसंबर को संविधान सभा में स्थायी रूप से एक अध्यक्ष चुना जाता है, जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट जो बैठक होती है तीसरी, वो होती है तीसरी सभा। इसके अंदर क्या प्रस्तुत किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी बैठक उद्देश्य प्रस्ताव ये होती कब है, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है, जिसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, उद्देश्य का मतलब कि हमारा लक्ष्य क्या है, संविधान जो हम बनाएंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, हमारा उद्देश्य क्या होगा। जैसे भारत एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य होगा, वह सब क्षेत्र जो इस समय ब्रिटिश भारत में शामिल है वो भारतीय रियासतों के अधीन है, और भारत के जो भाग ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों से अलग हैं
और ऐसे क्षेत्र जो स्वतंत्र भारत के संगठित होने की इच्छा रखते हैं वह सब मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र भारत, इसके निर्माणी भागों द्वारा सरकार के अंगों की सब शक्तियां तथा अधिकार प्राप्त किए जाएंगे। ये सारी बातें संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में रखी गई। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, जो कबीलाई लोग हैं या शोषित हैं या अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए उनको उचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बताई गई। इसके बाद जो कंटिन्यू बैठकें शुरू होती हैं संविधान बनाने के लिए। पहली बैठक औपचारिक रूप से 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद दूसरी सभा 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, और तीसरी 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके बाद जो संविधान बनाने की ओर अग्रसर होती है संविधान सभा, वो कैसे होती है कि कैसे संविधान का निर्माण किया गया। पहली बैठक कब चलती है? प्रथम जो अधिवेशन है, इसके लगभग 9 अधिवेशन चलते हैं संविधान सभा के। तो प्रथम जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक, 23 दिसंबर 1946 तक हर रोज बैठक होती है लगभग। इसके बाद दूसरा जो अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन के बाद दूसरा जो अधिवेशन होता है, पहला अधिवेशन 23 दिसंबर को खत्म हो जाता है, तो दूसरा कब शुरू होता है? 20 जनवरी 20 जनवरी से लेके 25 जनवरी 1947 तक। इसके बाद तीसरा अधिवेशन 2 अप्रैल 1947, तीसरा अधिवेशन 2 अप्रैल 1947। 2 अप्रैल 1947 को ये शुरू होता है और 2 मई तक चलता है। 2 मई 1947 तक ये लगातार चलता है। इन अधिवेशनों में क्या किया जाता है? इन अधिवेशनों के अंदर कुछ समितियां बनाई जाती हैं, कुछ समितियां नियुक्त की जाती हैं। समितियां जिनको अलग अलग काम सौंपा जाता है और इनका अलग अलग काम होता है, और ये सारी चीजें ये बाद में संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें से कुछ समितियां हैं, जैसे संघीय शक्तियों की समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान संबंधी समिति, अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, संघ तथा राज्यों से के वित्तीय संबंधों से संबंधित समिति। इसके बाद भारतीय जो संविधान बनाने में ये 3 अधिवेशनों के अंदर समितियों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आता है चौथा अधिवेशन। इसके बाद क्या होता है? 4th अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर से 23 दिसंबर, दूसरा 20 जनवरी से 25 जनवरी और तीसरा 2 अप्रैल से 2 मई 1947 तक। इनके अंदर समितियों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद चौथा अधिवेशन आता है। चौथे अधिवेशन में यह शुरू होता है 14 जुलाई 1947। कब से शुरू होता है? 14 जुलाई 1947 से लेके ये खत्म होता है फिर 31 जुलाई 1947। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक ये चलता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो इस अधिवेशन में जो अलग अलग समितियां बनाई गई थी, वो अपने अपने रिपोर्ट और विचार प्रस्तुत करते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी? इस अधिवेशन में 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज।
हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज में केसरी, सफेद और हरा समान अनुपात में ये रंग होते हैं। मध्य की जो पट्टी होती है वो सफेद रंग की और इसके अंदर नीले रंग का अशोक चक्र। यह ध्वज 2 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा है और खद्दर के कपड़े का इसमें प्रयोग होता है। राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम क्या है? चक्कर ध्वज। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम क्या है? चक्कर ध्वज। तो इस चौथे अधिवेशन की यह महत्वपूर्ण बात है कि इसके अंदर 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और इसकी रूपरेखा बताई गई, इसके रंग बताए गए और इसको एक संवैधानिक नाम दिया गया चक्कर ध्वज। इसके बाद 5वां अधिवेशन। संविधान सभा का 5th अधिवेशन। पांचवा अधिवेशन ये कब शुरू होता है? ये शुरू होता है 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 से 30 अगस्त 1947 तक चलता है। 30 अगस्त तक चलता है। 30 अगस्त 1947 तक। इसके अंदर मसौदा समिति को नियुक्त किया जाता है। एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है जो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। ये कब बनाई जाती है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मसौदा समिति इसका निर्माण किया जाता है। इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। इसके अलावा कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, सैयद महमूद सादुल्ला, B.R. मित्तर, N. माधवराव, ये और भी सदस्य थे जो इस मसौदा समिति में थे। इसके बाद संविधान सभा का जो अगला अधिवेशन है वो शुरू होता है 4 नवंबर 1948 को। 6ठा अधिवेशन, 6th अधिवेशन। ये होता है 6th अधिवेशन शुरू 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 ये 6ठा अधिवेशन है। इस दिन ही संविधान के मसौदे को संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये जो मसौदा समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये पूरा ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा के अंदर प्रस्तुत करती है और इसके ऊपर फिर वाद विवाद होते हैं, विचार विमर्श किया जाता है। 9 नवंबर 1948 तक ये चलता है। ये कब तक चलता है? 9 नवंबर तक। 9 नवंबर 1948 तक ये अधिवेशन 6ठा चलता है। इसके बाद इसमें कई संशोधन भी किए जाते हैं। लगभग संविधान सभा द्वारा इस समय 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके अंदर 2,473 संशोधनों पर संविधान सभा के द्वारा वाद विवाद होता है और कई संशोधन इसमें स्वीकार कर लिए जाते हैं। और 14 नवंबर 1949 को संविधान सभा का एक और अधिवेशन होता है जो 7वां अधिवेशन। 6th के बाद 7वां अधिवेशन 14 नवंबर 1948। 14 नवंबर 1948 को 7वां अधिवेशन, 14 नवंबर 1948 नहीं, 14 नवंबर 1949।
14 नवंबर 1949 को संविधान सभा का 7वां अधिवेशन होता है। इसके अंदर ये 26 नवंबर तक चलता है। कब तक चलता है ये? 26 नवंबर तक। 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक ये चलता है। इसके अंदर इस अधिवेशन में एक साधारण वाद विवाद के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम रूप से संविधान के ऊपर हस्ताक्षर कर देते हैं और हमारा संविधान अंतिम रूप से बनकर तैयार हो जाता है। तो ये 26 नवंबर 1949 का जो दिन है ये ऐतिहासिक हो जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा जो पूरा संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है पूरा का पूरा। और इसकी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है? संविधान की प्रस्तावना में लिखा जाता है कि हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपनाते हुए अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। इसके बाद ये 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हो पाता पूरा का पूरा संविधान। इसके पीछे क्या बात है? इसका कारण ये है कि 26 जनवरी 1930 लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और ये 26 जनवरी 1930 को भारत को स्वतंत्र, एक तरह से स्वतंत्र घोषित करते हैं कि हम 26 जनवरी को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन जैसे आप सबको पता है कि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र होता है, तो इसलिए 2 स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाए जा सकते। और ये इस दिवस को, इस दिन को याद रखने के लिए पूरा का पूरा जो हमारा संविधान है वो, उसकी कुछ बातें 26 नवंबर को लागू हो जाती हैं, लेकिन पूरा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, ताकि इस ऐतिहासिक दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में लगातार मनाया जा सके, इसको याद रखा जा सके। तो ये थी पूरी रूपरेखा। इस विधानसभा ने किस प्रकार बैठकें की और किस प्रकार इसके ऊपर वाद विवाद और बातचीत के माध्यम से पूरे संविधान को तैयार किया गया, बनाया गया। अब संविधान सभा में के द्वारा जो संविधान बनाया गया उसकी मूलभूत बातें क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहले ये क्या है? लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो क्या है? लिखित है, लिखित संविधान। हमारा जो संविधान है वो क्या है? लिखित संविधान और विस्तृत है। विस्तृत का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारा, सबसे बड़ा। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद हैं कितने? अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद। और उस समय 12 अनुसूचियां, 12 क्या थी? अनुसूचियां। लिखित संविधान है और बहुत बड़ा है, विस्तृत है, अनुच्छेद है इसके अंदर 395 और 12 अनुसूचियां हैं। और भारतीय संविधान का विभाजन, जो भाग हैं टोटल, वो कितने हैं? 22 भागों में इसको विभाजित किया गया है। भारत का जो संविधान का सबसे विस्तृत संविधान है विश्व का, और भारतीय संविधान की विशालता का अंदाजा यहां से लगाया जाता है कि अमेरिका के संविधान में, जो संयुक्त राज्य है, अमेरिका के संविधान में 7, स्विट्जरलैंड के संविधान में 123 और जापान के संविधान में 103 अनुच्छेद हैं, जबकि हमारे यहाँ पे कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो ये बहुत ही विस्तृत है और हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है। इसके अलावा दूसरी विशेषता क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में क्या है? यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार कितने हैं अब हमारे? 6। जब जो मूल संविधान बना था उसमें 7 थे, लेकिन
जो संपत्ति का जो अधिकार है वो क्या कर दिया गया, मौलिक कर्तव्य में बदल दिया गया। तो मौलिक अधिकार कितने रह गए, 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं? सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में क्या है, समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। दूसरा जो अधिकार हमें दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये क्या है, 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक संविधान के अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, इन अनुच्छेदों के अंदर क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23 व 24, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। 25 से लेके 28 तक जो अनुच्छेद है उसके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। पांचवा सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में। 29 व 30 ये छठा मौलिक अधिकार। छठा मौलिक अधिकार है सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। इनकी जो एक्सप्लेन है कि इसके अंदर क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो ये 6 हमें मौलिक अधिकार किसके द्वारा दिए गए हैं, संविधान के द्वारा। इसके अलावा अगली जो विशेषता है वो क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। जब संविधान हमें कुछ अधिकार देता है तो हमें कुछ कर्तव्यों को भी मानना पड़ता है। जैसे हम भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता का समर्थन व सुरक्षा करेंगे। देश की सुरक्षा व आवश्यकता के लिए राष्ट्रीय सेवा करेंगे। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय गीत है, उनका सम्मान करेंगे। वैज्ञानिक सद्भाव व मानववाद व निरीक्षण व सुधार करने की प्रवृत्ति को विकसित करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। हिंसा को त्याग देंगे। ये सारे हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद चौथा, संविधान की चौथी विशेषता क्या है कि इसके अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं। नीतिक निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, वो सिद्धांत होते हैं जिसके अंदर सरकार को ये निर्देश दिए जाते हैं कि नागरिकों के लिए ये काम करने हैं। नंबर 4 पे नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में दिए गए हैं, जिनके अंदर ये बताया गया है कि नागरिकों के लिए वहां की जो सरकार है वो क्या क्या काम करेगी, क्या क्या चीजें लागू करेगी। नेक्स्ट 5वां है हमारे यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ये हमारे यहाँ पे क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, यानी संविधान में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों की व्यवस्था की गई है। नाम मात्र की कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति आते हैं,
जिनके नाम के ऊपर काम कौन करता है? वास्तविक कार्यपालिका, जिसके अंदर प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल आते हैं। मंत्रिपरिषद अपनी नीति व कार्यों के लिए संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहता है, और जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राज्य। छठा क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारा जो देश है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, यानी हमारा कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पे क्या है? सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। इसके बाद द्विसदनीय विधानमंडल। केंद्र के अंदर क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल, यानी यहाँ पे दो प्रकार के विधानमंडल पाए जाते हैं, जो है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो प्रत्यक्ष रूप से, वहां पर लोकसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुन के 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है, चुन के जाते हैं। और राज्यसभा के अंदर क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर काम करते हैं। 8वीं जो हमारी संविधान की विशेषता है, एकल न्यायपालिका। संविधान के अंदर जो न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है वो एकल, यानी जिला स्तर पर जिला न्यायालय, उसके बाद राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, और जो केंद्रीय स्तर पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इनका जो कार्य प्रणाली है वो एकल संगठित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। 10वां क्या है? 9वां क्या है? वैश्विक मताधिकार। वैश्विक मताधिकार यानी देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक जो वैश्विक है उसको वोट देने का अधिकार हमारे यहाँ पे संविधान द्वारा किया गया है। उसके बाद है अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण। संविधान द्वारा जो अल्पसंख्यक लोग हैं या जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं उनके लिए चुनाव के अंदर आरक्षित सीटें हैं, नौकरी के अंदर आरक्षित सीटें हैं। उसके बाद है 11वां आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, संविधान के अंदर आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन शक्ति के मतलब है कि हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे क्या है? विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है, केंद्रीकरण को नहीं अपनाया गया है। तो केंद्रीकरण कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कई बार जिसमें पूरी की पूरी जो शक्ति है वो एक जगह यानी केंद्रीकृत करना भी जरूरी हो जाता है। जैसे 3 प्रकार की आपातकालीन स्थिति हो सकती है: युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। तो इनमें से किसी भी होने की संभावना के कारण क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, आपातकालीन की घोषणा हो सकती है, या किसी एक राज्य के अंदर अगर जो सरकार है वो संविधान के अनुसार काम नहीं करती है तो ऐसे में वहां पर जो शासन है वो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और तीसरा वित्तीय संकट। वित्तीय संकट को भय को देखते हुए भी राष्ट्र में आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद है हमारी जो सरकारी संघीय सरकार की जो भाषा है, यानी जितने भी सरकारी काम होने हैं वो किस भाषा में होने हैं, इस बात के लिए व्यवस्था की गई है कि हिंदी संघीय सरकार की सरकारी भाषा, संघीय सरकार भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। लेकिन जब संविधान बनाया गया तो उस समय विवाद हो गया, क्योंकि जितने भी हमारे दक्षिण के जितने भी राज्य हैं उन लोगों को हिंदी नहीं आती। इसलिए भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई कि इन 22 भाषाओं के अंदर कोई भी राज्य या सरकार अपना काम कर सकती है। और हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसको केंद्र की सरकारी भाषा घोषित किया गया। हिंदी के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए कि हिंदी का ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए, ताकि
जल्दी से जल्दी क्या है, अंग्रेजी का जो स्थान है वो हिंदी ले ले। लेकिन अभी तक भी जो हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा है वो नहीं है, लेकिन हमारा जो अधिकतर जो स्टेट है वो किस भाषा में काम करते हैं, हिंदी भाषा को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने क्षेत्रीय भाषा के अंदर भी काम काज कर सकते हैं और अंग्रेजी भाषा में भी काम काज कर सकते हैं। तो ये हमारे संविधान की क्या थी, विशेषताएं। पूरे चैप्टर के अंदर संविधान क्यों और कैसे, तो संविधान, सबसे पहले संविधान का अर्थ क्या था और संविधान क्या क्या काम करते हैं वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया। दूसरी वीडियो में पूरे संविधान को कैसे बनाया गया संविधान सभा द्वारा, कब कब इनकी बैठक हुई, कब उद्देश्य प्रस्ताव पास किए गए, कब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, क्या क्या महत्वपूर्ण कमेटियां थी, समितियां थी जो बनाई गई, और कैसे इस संविधान का निर्माण किया गया, और फिर संविधान की विशेषताएं क्या थी। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक जो कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं, एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, संसदीय शासन प्रणाली है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो वैश्विक मताधिकार लोगों को दिया गया है, जो अल्पसंख्यक हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। ये पहला चैप्टर हमारा पूरा होता है।